हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक्स जिनका नाम है मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने कैलकुलेट के अंदाज में। और अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख के आएँ, क्योंकि उनके बिना ये रिलेशंस पॉसिबल नहीं है। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा मोलैरिटी कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम के द्वारा। इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम के द्वारा। होती क्या है ये, जब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालते हैं, वही क्या कहलाती है, वही मोलैरिटी कहलाती है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप कहेंगे इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, किसमें डिजॉल्व करेंगे आप, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करेंगे, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। उसे हम मोलैरिटी कह देते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एम के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकली आप किस तरीके से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके बराबर है, हमारे मोलैरिटी के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ये लीटर के अंदर है, अगर ये किसमें दे दिया जाए सॉल्यूशन, अगर ये ml के अंदर दे दिया जाए, मिलीलीटर के अंदर दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर ml ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 करना पड़ेगा। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम किस में मापते हैं, मोल्स में मापते हैं, और वॉल्यूम को हम किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि SI यूनिट बताओ आप किसकी, मोलैरिटी की, तो आप क्या बताएंगे, मोल पर लीटर। ये क्या आ जाती है, इसकी SI यूनिट आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m के द्वारा। और लेकिन मोलैरिटी को किससे कर रहे थे हम, कैपिटल M के द्वारा। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के द्वारा। होती क्या है, देखो उसमें तो हम क्या कर रहे थे, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट मतलब इक्वल कह रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करें, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मोलैलिटी कहलाती है। तो आप लिखेंगे कैसे इसे, आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू द number of moles of solute dissolved in per kilogram of solvent is called molality। फिर आप बताएंगे कि इसे डिनोट कैसे किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं it is denoted by small m। फिर आप बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली जो मोलैलिटी होती है, स्मॉल m होता है, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम किसका भाई, सॉल्वेंट का। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन वहां पे हम मोलैरिटी के अंदर क्या कह रहे थे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कह रहे हैं। अब अगर वो सॉल्वेंट किस में दे दे, ग्राम के अंदर दे दे, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ग्राम में। अगर वो दे दे हमें सॉल्वेंट, तो इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू में हमें 1000 करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अगर इससे पूछ ली जाए कि मोलैलिटी की SI यूनिट क्या होती है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स को आप किस में मापते हैं, आप मापते हैं मोल्स में, और ये क्या है, ये ग्राम है या किलोग्राम में आप मापते हैं। ठीक है, तो आप इसकी SI यूनिट कह देंगे, SI यूनिट किसकी भाई, मोलैलिटी की, ये बन जाएगी मोल पर किलोग्राम, ये आपकी SI यूनिट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। अगर आपने हमारे ये 2 टॉपिक नहीं देखे हैं, परसेंटेज एंड स्ट्रेंथ, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए, उसके बिना ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। उससे पहले इसे एक बार साफ कर देता हूं मैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। देखो कैपिटल M मैंने लिख दिया है, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी होता है। अब देखो रिलेशन कह रहा है, यहाँ पे हर टर्म का मतलब क्या है, अलग अलग होता है। परसेंटेज क्या होती है, तो मान के चलते हैं लेट हमारे पास में क्या है, हमारे पास में x% सॉल्यूशन प्रेजेंट है, x% सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देखो x% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x ग्राम तो क्या है, हमारे पास में सॉल्वेंट है, x ग्राम हमारे पास में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, और बाकी का जो है 100 में से जो भी बाकी का बचता है वो क्या प्रेजेंट है, हमारे पास में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रेंथ हमने क्या बताया था, स्ट्रेंथ हमारी होती है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो डिजोल्व कर रहे हैं हम किसके अंदर, वो डिजोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, तो स्ट्रेंथ को यहाँ पे लिख सकते हैं आप, स्ट्रेंथ से हमारा मतलब है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन
100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, x% से भी क्या मतलब था हमारा x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, और स्ट्रेंथ से भी क्या पता चल रहा है कि x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो कि किसके अंदर 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन के अंदर। अब बात आ जाती है मोलैरिटी की। तो देखो मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप ml के अंदर ले रहे हैं तो गुणा में क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में v ml लिख सकते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा 1000। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये भी अभी भी क्या है, ये डिवाइड में ही है। अब देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास तो वो कह रखा है सॉल्यूट का कि x ग्राम है, यहाँ से भी पता चल रहा है हमें x ग्राम सॉल्यूट है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, x अपॉन में मोलर मास इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम इनटू में 1000। अब बात किसकी आ जाती है, बात आ जाती है हमारी वॉल्यूम की। आखिर हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपने एक टर्म सुनी होगी डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। और मास कितना है, देखो सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 अपॉन में डी। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई, वॉल्यूम की आ गई 100 अपॉन में डी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से देखो x अपॉन में मोलर मास इनटू में, देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 100 अपॉन में डी, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, d अपॉन में 100 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से 100 से तो ये कट गया, 2 जीरो चली गई। अब क्या बचा, ऊपर क्या बच गया 10x d अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे मोलैरिटी की जो रिलेशन निकल के आती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखो तो मोलैरिटी की जो रिलेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई, 10x d, देखो 10x d अपॉन में मोलर मास, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट रिलेशन में हम इस्तेमाल करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। यहां पे आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जो मोलैरिटी का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है 1000 m अपॉन में 1000 d माइनस m m2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है। यहां पे मैं वैल्यूज बता देता हूं कि जो ये m है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, मोलैरिटी। और जो ये m2 है, m2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जो हमारा d है, d हमारी क्या है, d है हमारी डेंसिटी। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी नहीं आता कि रिलेशन बताओ। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी और मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी, कि मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मोलैलिटी को मोलैरिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, उसका आंसर क्या आ जाता है, ये वाला हमारा फॉर्मूला दिया जाता है जिसमें हमें ये टर्म्स बतानी होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। हमसे मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से वो हमसे पूछ सकता है कि अमंग द मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी विच वन इज बेटर टर्म, कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में से बेटर टर्म कौन सी है। तो देखो बेटर टर्म वो होती है जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, मान लेते हैं जैसे वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम उसे बेटर टर्म कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है तो हम उसे बेटर टर्म कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन आप किस तरीके से बताएंगे, सॉल्यूशन आप बताएंगे कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला था वो था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड नॉर्मेलिटी हमारी क्या थी, नॉर्मेलिटी थी मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ये हमारी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था। और जो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला था वो था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मोलैरिटी क्या होगी आपकी, मोलैरिटी भाई डिक्रीज होगी। अब देखो मोलैरिटी अगर डिक्रीज होगी तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो मोलैरिटी और जो नॉर्मेलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखो किलोग्राम यानी मास के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का, जितना वजन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रहेगा उतना ही डिक्रीज करने पर रहेगा। तो यहाँ पे जो मास है वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर, जिसके कारण जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। बट मोलैलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मोलैलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हेंस मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट मोलैलिटी कैन नॉट, लेकिन मोलैलिटी डिपेंड नहीं कर रही है। हेंस वी कैन से दैट, यहां पे लिख देता हूं, हेंस वी कैन से दैट
हम क्या कह सकते हैं कि मोलैलिटी इज द बेटर टर्म, मोलैलिटी इज द बेटर टर्म, कि मोलैलिटी हमारी बेटर टर्म होती है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस का क्या करके आना होता है, आंसर देके आना होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है जाई के द्वारा। इसका नाम क्या होता है, जाई। होता क्या है ये रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक बीकर है, बीकर के अंदर दो कंपोनेंट है, ए है और बी है। एक क्या है इसमें, एक है इसमें सॉल्यूट और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं हम n1 और जो सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं हम n2। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन कहता है, जैसे मैं कह दूं कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि जो मैंने ट्रिक बता रखी है आपको कि सॉल्यूट की अगर बातें होती हैं तो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट की बातें होती हैं तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला। अगर आपसे कह दिया जाए कि सॉल्वेंट का फार्मूला निकालो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड इन टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे मोल फ्रैक्शन को, आप कहेंगे इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of solution। और मैथमेटिकली आप ये वाली टर्म लिख सकते हैं कि हम मैथमेटिकली उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नोट करने की बात आ जाती है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम जोड़ दें तब क्या हो। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब भी हम टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ हमेशा ही कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। आप बता भी सकते हैं कि ये कैसे यूनिटी में आ रहा है, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो देखो x2 प्लस में x1 जब आप जोड़ेंगे यानी x1 प्लस में x2 जब आप इन्हें जोड़ेंगे यानी xi1 प्लस में xi2 जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा n2 अपॉन में n1 प्लस में n2 प्लस में n1 अपॉन में n1 प्लस में n2। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, n1 प्लस में n2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n1 प्लस में n2 इनका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी क्या बच जाएगा, n1 प्लस में n2 बच जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ एक बार। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। अब देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास में, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे हम लेके चलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसको हम किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं। 1000 ग्राम क्यों लिखा है, क्योंकि हम पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेके चलते हैं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने लिख दिया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मैं मान लेता हूँ कि m मोल सॉल्यूट हैं जो किसमें डिसॉल्व करे गए हैं, वो डिसॉल्व करे गए हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब m मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व करे गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो n2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, n2 की वैल्यू है m के बराबर, क्योंकि m मोल मैं कह रहा हूं और मोल किसके बराबर होते हैं, अगर मैं सॉल्यूट की बातें कर रहा हूं तो नीचे में क्या लगा देता हूं, 2 लगा देता हूं, है ना। अब क्या बात कर रहा है कि सॉल्वेंट, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालें, सॉल्वेंट के, यानी n1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, n1 से आप समझ सकते हैं कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और गिवन मास कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है उसने हमें, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 1000 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना है। देखो वाटर का मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। जब आप 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 55.5 मोल। तो ये आ गया हमारे पास में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए और हमारे पास में सॉल्यूट के भी आ गए, लेकिन वैल्यू हमारे पास में किसकी है, सॉल्वेंट की है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन का अगर हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में। तो अब यहां से हम निकाल लेते हैं कि जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन होगा किसका, सॉल्वेंट का। देखो 1 से क्या हम समझ सकते हैं, जहां भी यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूं इस चीज को कि जब भी मैं 2 वर्ड लिख दूं किसी के नीचे तो वो मैं बात करूंगा सॉल्यूट की, और जब भी मैं किसी के नीचे क्या वर्ड लिख दूं, एक वर्ड लिख दूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी जो आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो Xi1 का फॉर्मूला हम अभी डिस्कस करके आए हैं, क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बराबर। अब देखो n1 की वैल्यू है 55.5, तो 55.5 हो गया अपॉन में n1 की वैल्यू कितनी है, ये भी 55.5 है, प्लस में n2 की वैल्यू कितनी थी, n2 की वैल्यू थी m, तो प्लस में m हो गया।
अब देखो, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसे पलट दूं, यानी मैं इसका क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में xi1 इज इक्वल टू, इस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस में 55.5 अपॉन में 55.5। देखो मैंने क्या कर दिया, पलट दिया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो m अपॉन में 55.5 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 55.5 अपॉन में 55.5, देखो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 55.5 अपॉन में 55.5, और जब आप इसे काटेंगे तो क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m अपॉन में 55.5 प्लस में 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये जो 1 बचा है, ये 1 अगर यहाँ पे क्या आ जाए, इधर को आ जाए तो ये माइनस में बन जाएगा। देखो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो m अपॉन में 55.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में xi1 माइनस में क्या हो जाएगा 1। देखो 1 को हम वहां से क्या उठा लाए, इधर को उठा लाए, तो अब क्या होगा m अपॉन में 55.5, यहाँ पे क्या लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, तो xi1 एलसीएम आ जाएगा, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस xi1। अब यहाँ से आपने एक रिलेशन देखी होगी, हम अभी पढ़ के आए थे मोल फ्रैक्शन में, कि xi1 प्लस में xi2 का जोड़ हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मुझे 1 माइनस xi1 की वैल्यू निकालनी है तो xi2 किसके बराबर होगा, 1 माइनस xi1 के बराबर होगा। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, xi2 लिख सकता हूँ, तो आप लिख दीजिए m अपॉन में 55.5 इज इक्वल टू xi2 अपॉन में xi1। तो m क्या आ जाएगा, m यहाँ पे आ जाएगा 55.5 इंटू xi2 अपॉन में xi1। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल भी करेंगे एक्वियस और नॉन एक्वियस मीडियम के लिए। ठीक है, तो xi2 से आप क्या समझेंगे, ये है सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और xi1 किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपने ये रिलेशन वगैरह याद करने हैं, और जो इनके जो फॉर्मुलेज वगैरह जो निकल के आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगले लेक्चर में हम जितने भी फॉर्मुले हमने जो डिस्कस करे हैं उनके हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि लेक्चर की सीरीज चली हुई है, ताकि वो अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।